नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही भरोसेमंद यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का फुल सॉल्यूशन यानी कि पूरा सॉल्यूशन। कई सारे चैनल आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं बताते और आपको पागल बना देते हैं, सॉल्यूशन ही पेपर कलर डाल देते हैं। तो इस चैनल पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। कमेंट आ रहे थे कि हमें सर फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या है जल्दी में सॉल्यूशन तो आपको मैंने पूरा कर दिया। हो सकता है एक आध ऑब्जेक्टिव या एक आध क्वेश्चन इसमें रह जाए तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। बाद में मैं उनका भी आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 1, तो 1 के उत्तर यहाँ क्रमांक दिए गए हैं। प्रश्न जो 1 का फर्स्ट है रहस्यवाद, सेकेंड है कार्यता, तीसरा है गुण में और चौथा है 3, ठीक है। इसका जो 5वां ऑप्शन है उसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा नहीं गया है उसका मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप जरूर देखें वीडियो के लास्ट में, तो मैं कमेंट बॉक्स में सारे आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन न लें, पूरे आंसर आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। और 1 से जितने भी लास्ट तक हैं आपके निबंध तक सारे प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का भी देख सकते हैं आप। भारतीय हिंदू योग पहले का आंसर तो बाका है, बिजनौर से आए थे। जो नए मेहमान कहाँ से आए थे, इस प्रकार क्वेश्चन था शायद। तो बिजनौर से आए थे, उत्तराखंड, उदास होना, ठीक है। तो चौथा शायद 4 प्रश्न पूछे गए हैं आपके उसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हाँ, उसमें 4 ही पूछे गए हैं, फर्स्ट में भी लगभग सभी में। तो यहाँ पर है अब सत्य, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य। तो पहले का मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा क्या आंसर है। दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य है। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी भी आपको इसी प्रकार से लिखनी है जिस प्रकार से कॉपी लिखी गई है। कॉपी का मैंने वीडियो इसलिए बनाता हूँ जिससे आपको अच्छा क्लियर पता चल जाए। गलत सलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं। स्टूडेंटों को भ्रमित जानकारी पहुँचाना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। हम लक्ष्य एक ही रखते हैं कि आपके पास बिल्कुल सही जानकारी पहुँचे, ठीक है। फिर अगर थोड़ी बहुत गलती तो इंसान से ही होती है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में है हमारा साध्य। तो साध्य का असाध्य हो जाएगा। वापसी का उषा प्रियबंधन, जो कि वापसी कहानी थी आई थिंक, जो जिसकी कविता थी उषा प्रेम बदा। फिर घोड़ा शायद एकांकित थी, क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ घोड़ा जो जिसकी जो कविता थी या बोल सकते हैं जो लिखित घोड़ा किसने काव्य किसने लिखा था या लेखक कौन थे, तो महादेवी वर्मा थी, ठीक है। दांत खट्टे करना अर्थ है, तो दांत खट्टे करने का अर्थ होता है परास्त करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि घर के पड़ोस में रहने वालों को पड़ोसी कहते हैं, यानी कि प्रश्न था घर में रहने वाले को क्या कहते हैं, तो पड़ोसी, घर के पास में जो रहता है उसे पड़ोसी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के पानी का रंग है, तो ये नीला रंग है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो कि मानी जाती है। ऐसा संविधान में 2-3 राष्ट्रभाषा समथिंग बताई गई हैं, इस क्लियर नहीं है कि हिंदी ही है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। चौथा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। जो कि एक काफ़ी वीरत से भरी हुई कविता है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, जो कि अथवा का लिखा गया है। ये आपको क्लियर ध्यान देना है कि प्रश्न क्रमांक इसमें 6 का अथवा है या प्रश्न क्रमांक 6 ही है, नहीं तो आप अथवा का गलत कर आए। छायावाद कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले श्रृंगार भावना, तो छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगार काव्य। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल का विस्मय का, कौतूहल और विस्मय का क्या था, सभ्य के विषय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छायावाद में कल्पना की प्रधानता थी, ठीक है। छायावाद काव्य में कल्पना को प्रधानता दी गई। छायावादी कवियों ने यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को काव्य में अधिक अपनाया, यानी कि जो उन्होंने क्या किया, जो कल्पना को अधिक अपनाया। यथार्थ यानी कि जो सत्य होता है उसे हम यथार्थ बोलते हैं, ठीक है। आपको आई होप आपको सब अच्छे क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर क्लियर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों इस वीडियो का मैं आपको लाइक का टारगेट दे देता हूं। आपको कम से कम इस वीडियो को 300+ लाइक करना है, ठीक है। क्लास 9 के स्टूडेंट से मैंने कहा था कि 100 लाइक, तो उन्होंने 300 के समथिंग लाइक कर दिया। आपसे मैं 300 ही कह रहा हूँ, तो आप कर दीजिए क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको कॉपी सहित मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, तो लाइक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर छायावाद और रहस्यवाद में अंतर पूछा गया है। तो छायावाद तो इसमें चिंतन की प्रधानता होती है, और जो रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है, छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है। और जो छायावाद में ज्ञान व बुद्धित्व की प्रधानता होती है, और छायावाद में भावना की प्रधानता होती है।
और बात करते हैं हम तीसरा, तो इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है। यहाँ कर्णादि दार्शनिक, और इसके मूल में प्रकृति, इसके मूल में क्या होता है, प्रकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर किसी देर के। दोस्तों अगर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे एग्ज़ाम के बाद भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिल जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित और 9th 11th 10th 11th 12th सभी से संबंधित। तो सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आ गया है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। अथवा है तो चंद्रमा को कलंक कर अपने सिर पर शंकर भगवान ने धारण किया। ठीक है, किसने किया था, शंकर भगवान ने धारण किया था। नेक्स्ट है हमारा जो कि है नवा मैया में नहा ही दधी खायो, यह कथन श्री कृष्ण ने यशोदा माता से कहा, यानी जो श्री कृष्ण थे उन्होंने यशोदा माता से यह कथन कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। अगर आप तैयारी उस हिसाब से नहीं है कि आप बगैर देकर लिख पाएँ तो आप क्या करिए, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, एक नोट कर लीजिए और सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, जिससे आप जब बोर्ड एग्जाम जाए तो इन्हीं में से काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 है। यहाँ पर नाटक के प्रमुख तत्व कथावस्तु होता है, पात्र एवं चरित्र चित्रण होता है, भाषा शैली होती है, उद्देश्य होती है और अभिनेता होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है अथवा है जो कि कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी क्या होती है, कहानी लघु आकार की होती है। ठीक है, किस प्रकार की, लघु आकार की होती है। और उपन्यास कैसे होता है, उपन्यास दीर्घ आकार का होता है। कहानी का सेकंड पॉइंट है, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। जैसे कहानी को उदाहरण देके तो जयंत कुमार की कहानी है जो कि पाजेब नाम है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आ चुका है कि गोदान है, तो ये एक उपन्यास है, अभी भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जितने भी प्रश्न होते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव में आने के बहुत ज़्यादा उनके चांस रहते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो फिर कह रहा हूँ एक बार लाइक जरूर कर दें। प्रश्न क्रमांक हमारा टारगेट है 300 लाइक का। प्रश्न क्रमांक 12 को उत्तर है अथवा में कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी है, उपन्यास है। कहानी लघु आकार की, उपन्यास दीर्घ आकार का। इस कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, या बोल सकते कम होती है या मिनिमम होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जैसे कहानी का जो देखें कुमार पाजेब जो कि ये हमने पढ़ लिया था पहले ही, लगता है 2 बार फोटो खींच चुका है। फिर गदाधर बाबू के लिए प्रश्न क्रमांक 13, गदाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या थी। तो ये रेल की पटरियाँ थी गदाधर बाबू के लिए मधुर संगीत। बहुत ही अच्छा चैप्टर है गदाधर बाबू का, जो कि 35 साल बाद रेलवे की नौकरी से रिटायर होकर घर आए थे। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है पढ़ने से। फिर प्रश्न क्रमांक 14 है, उत्तराखंड के 4 धाम निम्न 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं। तो 4 पवित्र नदियों के बारे में हमें बताना है। पहला यमुनोत्री जो कि यमुना नदी किनारे पर स्थित है। फिर सेकेंड है गंगोत्री जो कि गंगा नदी किनारे पर स्थित है। फिर तीसरी केदारनाथ जो कि मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है। फिर बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। कितना स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया, इसी प्रकार आप अगर बोर्ड कॉपी लिखेंगे तो हो सकता है आपके 90+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको यही बता दूंगा कि बोर्ड कॉपी किस प्रकार से लिखी जाती है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 है। हमारा उत्तर है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप प्रश्न क्रमांक 16 भी देख लेते हैं, 16 पर नजर डाल देते हैं। तो छंद की प्रवास पूछी गई होगी। छंद किसी निश्चित क्रम में गति या यति का निर्वाह करते हुए जो भावपूर्ण एवं संगीतमय भाव का रचना होती है छंद कहलाता है। वेद छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, बालिक छंद। प्रश्न क्रमांक 17 है, कानपुर में भगवती चरण बल्कि में तक किन किन प्रसिद्ध साहित्यकारों से हुई थी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, तो इसका आंसर मित्र सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बाल्की शर्मा नवीन तथा रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकार से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं अथवा का है 18 का, भाषा और बोली में अंतर पूछा गया है। तो भाषा और बोली, तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप या गूगल पर सर्च कीजिए, आपको SK टीच, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। SK टीच सर्च कीजिए गूगल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर। भाषा क्या होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा बोली का विकसित स्वरूप है, बोली भाषा का लघुत्तम इकाई है। भाषा में साहित्य होता है, बोली में साहित्य क्या नहीं होता। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर।
तो महाकाव्य का नायक महान होता है, जब खंडकाव्य में नायक सामान्य हो सकता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। और महाकाव्य दीर्घाकार की होती है और खंडकाव्य लघु आकार का होता है। महाकाव्य में समग्र जीवन का प्रस्तुत किया जाता है, खंडकाव्य में जीवन की किसी एक इकाई का ही वर्णन होता है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं रामचरितमानस महाकाव्य है, जैसे और साकेत का मैथिली शरण गुप्त जो साकेत जो भी महाकाव्य है। ठीक है, खंडकाव्य के भी आप चाहें तो एक दो उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 20वां प्रश्न है हमारा। रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण इस तरह से बस गए हैं कि अब निकलने से भी नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर ही सभी दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगी। वे उद्धव जी को कहती हैं कि हमारी मन रूपी शीशे में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तुम अपने कठोर वचन रूपी पत्थर यानी कि बाण चलाकर हमारे मन रूपी शीशे को तोड़कर अनेक मोहन हमारे हृदय में मत बनाओ। अनेक मोहन हमारे हृदय में बसकर अधिक दुख देंगे। प्रश्न 21 है नाटक और एकांकी में अंतर। यहाँ पर आप देख लीजिए, नाटक को कई बार बता चुका हूँ मैं। आप चाहे तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो डली हुई है नाटक और एकांकी में, तो इस चैनल पर आप देख सकते हैं। कई अंक होते हैं। नाटक में पात्र संगतिक होती है, दीर्घाकार का होता है। इसकी विकास प्रक्रिया शुरू से अंत तक धीमी गति से संपन्न होती है। इस प्रकार दोनों तक दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक हमारा 24 आता है, जो कि अथवा सभ्यता और वर्तमान, जो कि गद्यांश और पद्यांश वाले प्रश्न है। संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक स्वाति के भाई नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर दिया भी गया है। उसके बाद प्रसंग है आज विश्व में प्रेम का नारा मात्र नारा ही रह गया है। व्यक्तिगत द्वेष के कारण जातिगत द्वेष के साथ राष्ट्रगत द्वेष भी उभरा है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कुछ चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर व्याख्या भी की गई है, इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो दोस्तों यह है व्याख्या, आप चाहें देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका एक गद्यांश और होगा, उसके बाद निबंध और एप्लीकेशन है। तो निबंध और एप्लीकेशन तो आपको ढूंढने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुक में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि उसका एक अलग ही चैप्टर होता है निबंध का और एप्लीकेशन का। इसलिए मैंने निबंध और एप्लीकेशन आपको नहीं बताया है, क्योंकि वो भी बताऊँगा तो आप समझ सकते हैं वीडियो 5-6 मिनट और बड़ी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि निबंध आप आसानी से ढूंढ कर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आई, आपको हमारी मेहनत पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्त जो कि आप क्लास 12 में पढ़ते सभी को शेयर कर दें। ठीक है, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।